नमस्कार दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद जी का अमर उपन्यास गबन भाग 12 शुरू होता है। दयानाथ अंग्रेजों की नकल की बहुत बुरा समझते थे। ये माय पार्टी भी उन्हें बुरी मालूम हो रही थी। अगर कुछ संतोष था तो यही कि दो चार बड़े आदमियों में परिचय हो जाएगा। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी बीट नहीं पहना था। चाय पीते थे मगर बीनी के मेट की कैद न थी। कटोरी कटोरी गिनाम मोटा मना किसी से भी उन्हें आपत्ति न थी। लेकिन इस वक्त उन्हें अपना पक्ष निभाने की पड़ी थी। बोले, हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में मेहदोनी नहीं होती, फर्म होता है। आपने कुर्सी मेज लगाकर इसे अंग्रेजी ढंग पर तो बना दिया, अब आईने के लिए हिंदुस्तानियों की मिसाल दे रहे हैं। या तो पूरी तरह हिंदुस्तानी रखिए या अंग्रेजी। ये क्या कि आधा तीतर आधा बटेरव। कोट पतलून पर चौगोशिया धोती नहीं अच्छी मालूम होती। रमेश बाबू ने समझा था कि दयानाथ की जबान बंद हो जाएगी, लेकिन ये जवाब सुना तो चकराए। मैदान हाथ से जाता हुआ दिखाई दिया। बोले, तो आपने किसी अंग्रेज के कमरे में आईना नहीं देखा? भला ऐसे दो चार अंग्रेजों के नाम तो बताइए। एक आपका यही किरंटा हैज हुर्क है, उसके सिवा और किसी अंग्रेज के कमरे में तो आपने कदम भी न रखा हो। उसी किरंडे की नाप ने अंग्रेजी रुचि का आदर्श समझ लिया। खूब, मानता हूं दयानाथ, ये तो आपकी जबान है। उसे किरंटा, चमरेसियन, पिलपिली जो चाहे कहें, लेकिन रंग को घोड़कर बकिसी बात में अंग्रेजों से कम नहीं। और उसके पहले तो वो यूरोपियन था। रमेश इसका कोई जवाब सोच ही रहे थे कि एक मोटर कार द्वार पर आकर रुकी और रतनबाई उतरकर बरामदे में आ जाई। तीनों आदमी चटपट बाहर निकल आए। रमा को इस वक्त रतन का आना बुरा मालूम हुआ। डर रहा था कि कहीं कमरे में भी न चली आए, नहीं तो मारी कलई खुल जाएगी। आगे बढ़कर हाथ मिलाता हुआ बोला, आइए, ये मेरे पिता हैं और ये मेरे दोस्त रमेश बाबू हैं। लेकिन उन दोनों सज्जनों ने न हाथ बढ़ाया न जगह से हिले, सकपकाए में खड़े रहे। रतन ने भी उनसे हाथ मिलाने की जबरदस्ती समझी नहीं। दूर ही से उनको नमस्कार करके रमा से बोली, नहीं बैठूंगी नहीं, इस वक्त फुर्सत में ही है, नागनी कुछ कहना था। ये कहते हुए वो रमा के साथ मीटर तक आई और आहिस्ता से बोली, आपने सर्राफ से वो तो कह दिया होगा। रमा ने निसंकोच होकर कहा, जी हाँ, बन रहा है। रतन, उस दिन मैंने कहा था अभी रुपए ना दे सकूंगी, पर मैंने समझा प्रायद आपको गजर होगी, इसीलिए रुपए मंगवा लिए। 800 चाहिए ना? जालपा ने कंगन के दाम 800 बताए थे। रमा चाहता तो इतने रुपए में ले सकता था, पर रतन की सरलता और विश्वास ने उसके हाथ पकड़ लिए। ऐसी उदार निष्कपट रमणी के साथ वो विश्वासघात कर सकता? वो व्यापारियों से दो दो चार चार आने लेते जरा भी ना हिचकता था। वो जानता था कि वे सब भी ग्राहकों को उल्टे सुरे से मुड़ते हैं। ऐसों के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए उसकी आत्मा को लेश मात्र भी संकोच न होता था। लेकिन इस देवी के साथ वो कपट व्यवहार करने के लिए किसी पुराने पापी की जरूरत थी। कुछ सकुचाता हुआ बोला, क्या जानपा ने कंगन के दाम 800 रुपए बतलाए थे? उसे शायद याद न रही होगी। उसके कंगन 600 के हैं। आप चाहें तो 800 का बनवा दूं? रतन, नहीं, मुझे तो वही पसंद है, आप 600 का ही ले लूं। उसने मोटर पर्स में अपनी जबैली उठाकर 600 रुपए के नोट निकाले। रमा ने कहा, ऐसी जल्दी क्या थी? चीज तैयार हो जाती तब हिसाब हो जाता। रतन, मेरे पास रुपए खर्च ही जाते, इसलिए मैंने सोचा आपके सर पर लाद दूं। मेरी आदत है कि जो काम करती हूं जल्द से जल्द कराती हूं, विलंब से मुझे उलझन होती है। ये कहकर वो मोटर पर बैठ गई। मीटर हवा हो गई। रमा संदूक में रुपए रखने के लिए अंदर चला गया तो दोनों वृद्धों में बातें होने लगी। रमेश, देखा? दयानाथ, जी हाँ, आंखें खुली हुई थीं। जब मेरे घर में भी वही हवा आ रही है, ईश्वर ही बचाएं। रमेश, बात तो ऐसी ही है, पर आजकल ऐसी ही औरतों का काम है। जरूरत पड़े तो कुछ मदद तो कर सकती हैं। बीमार पड़ जाएं तो डॉक्टर को तो बुला सकती हैं। यहां तो चाहे हम मर जाएं तब भी क्या मजाल की स्त्री घर से बाहर पाँव निकालें। हमसे तो भाई ये अंग्रेलियन नहीं देखी जाती। क्या करें, संतान की ममता है। नहीं तो यही जी चाहता है कि रमा से माफ कह दूं, भैया अपना घर अलग लेकर रहियो। आंख फटी पीर गई। मुझे तो उन मर्दों पर क्रोध आता है जो औरतों को यूं सिर चढ़ाते हैं। देख लेना, एक दिन ये औरत साहब को बर्बाद कर देगी। रमेश, महाशय, इस बात में मैं तुमसे सहमत नहीं हूं। ये क्यों मान लेते हो कि जो औरत बाहर आती जाती है वो जरूर ही बिगड़ी हुई है? मगर रमा को मानती बहुत है। रुपए न जाने किस लिए दिए। दयानाथ, मुझे तो इनमें कुछ गोलमाल मालूम होता है। रमा कहीं उससे कोई चाल न चल रहा हो। इसी समय रमा भीतर से निकला आ रहा था। अंतिम वाक्य उनके कान में पड़ गया। भौहें तनाकर बोला, जी हाँ, जरूर चाल चल रहा हो। उसे धोखा देकर रुपए ऐंठ रहा हो। यही तो मेरा पेशा है। दयानाथ ने जीव से कहा, तो इतना बिगड़ते क्यों हो? मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही। रमानाथ, पक्का जालिया बना दिया और क्या कहते? आपके दिल में ऐसा शुभा क्यों आया?
आपने मुझ में ऐसी कौन सी बात देखी जिससे आपकी ये निश्चय हुआ, मैं ज़रा साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ, नई प्रथा के अनुसार चलता हूँ, इसके लिए आपने मुझ में कौन सी बुराई देखी? मैं जो कुछ खर्च करता हूँ ईमान से कमाकर खर्च करता हूँ। जिस दिन धोखे और फरेब की नौबत आएगी, जहर खाकर प्राण दे दूंगा। हाँ, ये बात है कि किसी को खर्च करने की तमीज़ होती है, किसी को नहीं होती। वो अपनी बुद्धि है। अगर इसे आप धोखेबाजी समझें तो आपको इख्तियार है। जब आपकी तरफ से मेरे विषय में ये संदेह होने लगे तो मेरे लिए यही अच्छा है कि मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं। रमेश बाबू यहाँ मौजूद हैं। आप इनसे मेरे विषय में जो चाहे पूछ सकते हैं। ये मेरे खातिर झूठ न बोलेंगे। गले के रंग में रंगी हुई इन बातों ने दयानाथ को धमका दिया। बोले, जिस दिन मुझे मालूम हो जाएगा कि तुमने वो ढंग अख्तियार किया है, उसके पहले मैं मुंह में कालिफ लगाकर निकल जाऊंगा। तुम्हारा कहता हुआ खर्च देखकर मेरे मन में संदेह हुआ था। मैं इसे छिपाता नहीं हूं, लेकिन जब तुम कह रहे हो तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं संतुष्ट हूं। मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि मेरा लड़का चाहे गरीब रहे पर नीयत न बिगाड़े। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो तुम्हें सतपथ पर रखे। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, ये किस्सा ही चुका। अब ये बताला कि उसने तुम्हें रुपए किस लिए दिए? मैं गिन रहा था, 6 नोट थे, शायद 100 के थे। रमानाथ, बनवाया है। रमेश, मुझसे शरारत करोगे तो मार बैठूंगा। अगर झूठ ही लगा करते हो तो भी मैं तुम्हारी पीठ ठोकूंगा। जीते रहो, खूब लगाओ, लेकिन परा ना पाए, किसी को कानो कान खबर ना हो। ईश्वर में तो मैं डरता नहीं, कहो जो कुछ देना उसका जवाब मैं दूंगा, मगर बदनामी से डरता हूं। सच सच कहो, किस लिए रुपए दिए? कुछ दलाली मिलने वाली हो तो मुझे भी शरीक कर लेता। रमानाथ, जड़ाऊ कान बनवाने को कह गई हैं। रमेश, तो चलो मैं एक अच्छे सर्राफ से कह दूं, ये झंझट तुमने बुरा मोल लिया है। औरत का स्वभाव जानते नहीं, किसी पर विश्वास तो इन्हें लाना ही नहीं। तुम चाहे 2-4 रुपए अपने पास ही खर्च कर दो, पर ये वही समझेंगी कि मुझे लूट लिया। नेफनामी तो शायद ही मिले, हाँ बदनामी तैयार खड़ी है। रमानाथ, आप मूर्ख स्त्रियों की बातें कर रहे हैं, शिक्षित स्त्रियां ऐसी नहीं होती। जरा देर बाद रमा अंदर जाकर जालपा से बोला, अभी तुम्हारी सहेली रतन आई थी। जालपा, सच? तब तो बड़ा अपराध पकड़ना होगा। यह कुछ तैयारी तो थी ही नहीं। रमानाथ, खुशी यही हुई कि कमरे में नहीं आई, कंगन के रुपए देने आई थी। तुमने उनसे शायद 800 रुपए बताए थे, मैंने 600 ही लिए। जालपा ने झेपते हुए कहा, मैंने तो दिल लगी की थी। जालपा ने इस तरह अपनी सफाई तो दे दी, लेकिन बहुत देर तक उसके मन में उथल पुथल होती रही। रमा ने अगर 800 रुपए लिए होते तो शायद उथल पुथल ना होती, वे अपनी सफलता पर खुश होती। पर रमा के विवेक ने उसके धर्म बुद्धि को जगा दिया था। वो पछता रही थी कि मैं व्यर्थ झूठ बोली। ये मुझे अपने मन में कितनी नीच समझ रहे होंगे, रतन भी मुझे कितनी बेईमान समझ रही होगी। चाय पार्टी में कोई विशेष बात नहीं हुई। रतन के साथ उसकी एक नाते की बहन और भी थी। वकील साहब न आए थे। दयानाथ ने उतनी देर के लिए घर से रपू जाना ही उचित समझा। हाँ, रमेश बाबू बरामदे में बराबर खड़े रहे। रमा ने कई बार चाहा कि उन्हें भी पार्टी में शरीक कर लें, पर रमेश में इतना साहस था। जालपा ने दोनों मेहमानों को अपनी मां से मिलाया। उन्हें वो युवतियां उतनी श्रृंखय बोधी जान पड़ी। उनका सारे घर में दौड़ना, धम धम करके कोठे पर जाना, छत पर इधर उधर उछकना, खिलखिलाकर हंसना उन्हें हृदय गम मालूम होता था। उनकी नीति में बहू बेटियों को भारी और लज्जामनी होना चाहिए था। आश्चर्य ये था कि आज जालपा भी उन्हीं में मिल गई थी। रतन ने आज कंगन की चर्चा न की। अभी तक रमा को पार्टी की तैयारियों में इतनी फुर्सत नहीं मिली थी कि गंगू की दुकान तक जाता। उसने समझा था गंगू को 600 रुपए दे दूंगा तो पिछले हिसाब में जमा हो जाएंगे, केवल 250 रुपए और रह जाएंगे। इस नए हिसाब में 600 और मिलाकर फिर 250 रुपए रह जाएंगे। इस तरह उसे अपनी साख जमाने का अवसर मिल जाएगा। दूसरे दिन रमा खुश होता हुआ गंगू की दुकान पर पहुंचा और रोब से बोला, क्या रंगचंग है महाराज, कोई नई चीज बनवाई है धर? रमा के हालम टूल में गंगू इतना विरक्त हो रहा था कि आज कुछ रुपए मिलने की आशा भी उसे प्रसन्न ना कर सकी। शिकायत के ढंग से बोला, बाबू साहब चीजें कितनी बनी और कितनी बिकी, आपने तो दुकान पर आता ही छोड़ दिया। इस तरह की दुकानदारी हम लोग नहीं करते। जब 6 महीने हुए आपके यहाँ से एक पैसा भी नहीं मिला। रमानाथ, भाई खाली हाथ दुकान पर आते शर्म आती है। हम उन लोगों में नहीं है जिनसे तकाजा करना पड़े। ये 600 रुपए जमा कर लो और एक अच्छा सा कंगन तैयार कर दो। गंगू ने रुपए लेकर संदूक में रखे और बोला, बन जाएंगे, बाकी रुपए कब तक मिलेंगे? रमानाथ, बहुत जल्द। गंगू, हाँ बाबूजी, जब पिछड़ा माफ कर दीजिए। गंगू ने बहुत जल्द कंगन बतवाने का वचन दिया, लेकिन एक बार सौदा करके उसे मालूम हो गया था कि यहां से जल्द रुपए वसूल नहीं होने वाले। नतीजा ये हुआ कि रमा रोज तकाजा करता और गंगू रोज हंस करके टालता। कभी कारीगर बीमार पड़ जाता, कभी अपनी स्त्री की दवा कराने ससुराल चला जाता, कभी उसके अहके बीमार हो जाते। 1 महीना गुजर गया और कंगन न बने। रतन के तकाजों के डर में रमा ने पार्क जाना छोड़ दिया।
मगर उसने घर तो देख ही रखा था। इस 1 महीने में कई बार तकाजा करने आई। आखिर जब सावन का महीना आ गया तो उसने एक दिन रमा से कहा, वो सुनार नहीं बनाकर देता तो तुम किसी और कारीगर को क्यों नहीं देते। रमानाथ, उस पाजी ने ऐसा धोखा दिया कि कुछ न पूछो, बस रोज आजू करिन करता रहता है। मैंने यही भूल की जो उसे पेशगी रुपए दे दिए, अब उससे रुपए निकलना मुश्किल है। रतन, आप मुझे उसकी दुकान दिखला दीजिए, मैं उसके बाप में वसूल कर लूंगी। ताबान अलग, ऐसे बेईमान आदमी को पुलिस में देना चाहिए। जालपा ने कहा, हाँ और क्या, सभी सुनार देर करते हैं, मगर ऐसा नहीं, रुपए डकार जाएं और चीज के लिए महीनों दौड़ाएं। रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, आप 10 दिन और सब्र करें, मैं आज ही उससे रुपए लेकर किसी दूसरे सर्राफ को दे दूंगा। रतन, आप खुद ही ढीले हुए हैं, आप उसकी लोचो पोचो की बातों में आ जाते होंगे। एक बार मैं जाती तो मजाल थी कि वो हीला ववाला करता। आखिर रतन बड़ी मुश्किल से विदा हुई। उसी दिन शाम को गंगू ने साफ जवाब दे दिया, बिना जावे रुपए लिए कंगन नहीं बन सकेंगे, पिछला हिसाब भी बेबाक हो जाना चाहिए। गबन भाग 12 यही समाप्त होता है, लेकिन उपन्यास अभी बाकी है।